नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर खिल्डियाल अपने किशोर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्योतिष चर्चा में हमारे मित्रों से जब हम आपकी बात कराते हैं तो आज इसी क्रम में हम इलाहाबाद से श्री विजेंद्र मिश्रा जी से आपका परिचय करा रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वान, हमारे परम आदरणीय मित्रों में से एक। और वो बेसिकली अगर मैं कहूंगा तो जो शास्त्रोक्त एस्ट्रोलॉजी है यानी वेदों की जो एस्ट्रोलॉजी है उस पर बिलीव करते हैं और सरलता पूर्वक उसमें से ही आपको उपाय या उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ना सिर्फ अच्छे विद्वान हैं, साथ ही साथ कर्मकांड के विषय में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज हम बात करेंगे श्री विजेंद्र मिश्रा जी से और ये जानना चाहेंगे कि वो किस विषय पे आज हमें जानकारी दे रहे हैं। स्वागत है सर आपका। प्रणाम। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज एक विशिष्ट बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा। यद्यपि यह एक योग के रूप में ज्योतिष के विद्यार्थियों को ज्ञात है, सामान्य जन भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस योग का नाम है गज केसरी योग। एक मिनट सर, मैं चाहूंगा पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें ताकि जो हमारे नए दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको आपके विषय में थोड़ी जानकारी मिल जाए। जी। किशोर जी ने तो मेरा परिचय दे ही दिया है, इससे ज्यादा और परिचय मैं अपना क्या दूं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में जीवन भर शोध करता रहा। उसके बाद मैं बैंकिंग सेवा में कार्य करता रहा, परंतु कुछ इस तरह की तथ्य मेरे सामने आए जो मेरी जो दिशा और दशा थी और मेरा जो अवधारणा थी वो पूरी तरह परिवर्तित हो गई। मेरे गांव में कुछ पंडित रहा करते थे और मुझे बचपन से पढ़ाया गया था, जैसा कि जानते हैं कि हमारी शिक्षा नीति है वो पढ़ाती है कि ये कर्मकांड वगैरह ढोंग है, ज्योतिष कुछ नहीं है, कर्म करो आगे बढ़ो और इससे अलग हटोगे तभी विकसित होगे, विज्ञान में जाओ। मैं भी उसी धारणा का था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए। उस तथ्य को अगर विवरण करूंगा तो आज के एपिसोड के बिंदु थोड़ा छूट जाएंगे। उसने इतना बड़ा परिवर्तन किया तो मैं इसकी खोज में चला कि ये जो विधा है, जो विद्या है, जो सूत्र है, अगर वो सही हैं तो हमारे जीवन में होने चाहिए। तो मैंने कुछ पुराने लोगों के जन्मांक को लिया जो अपने जीवन को पार कर चुके थे, कुछ कर चुके थे अपने जीवन में, और जो योग हमारे पुस्तकों में दिए जा रहे थे उसको उनकी कुंडलियों में ढूंढते चले गए। जब हमें ये लगा कि जो हमारा उनका जो जो जीवन का जो कर्म का जो परिणाम है जो उनकी कुंडली में आता है वैसा ही वाइब्रेशन उन्होंने अपने जीवन में किया, उससे बहुत ज्यादा हट के नहीं, लगभग उसी तरह उन्होंने कर्म किया। तो मेरी इसमें धारणा बड़ी तेज प्रबल हुई और मैं अपने को एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता हूँ, एस्ट्रो साइंटिस्ट कहता हूँ। अब मैं आगे अपने विषय पर आता हूँ। मैं अपना परिचय के बजाय मैं इस शास्त्र का परिचय और मेरी धारणा का परिचय देना ज्यादा उचित समझ रहा था। एक योग होता है शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष में गज केसरी योग। अगर दोनों शब्दों को हम अलग अलग लें तो एक शब्द होता है गज, जिसको हम हाथी कहते हैं, और दूसरा शब्द है केसरी, जिसे हम शेर कहते हैं, सिंह करते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आपने बचपन से देखा होगा, आज भी देखते हैं, हाथी को कभी भी आप देखेंगे तो वो शांत प्रवृत्ति का जानवर नहीं है। तो कभी पूंछ हिलाएगा, कभी फुटकार करेगा, कभी अपनी ट्रंक को ऊपर नीचे करेगा, कभी नहीं तो कान ही फड़फड़ाता रहेगा। यानी वह चलायमान है, वह मन की तरह है, वह गज है। फिर ये होता है कितना शक्तिशाली प्राणी होते हुए भी वो चलायमान है। उसके विपरीत अगर हम दूसरे प्राणी को लेते हैं जिसे हम सिंह कहते हैं, सिंह जनरली दिखाई नहीं पड़ता, तो वो कहीं छिपा बैठा होता है। वो जब केवल आक्रामक रूप में सामने आता है तभी वो हुंकार भरता है, गर्जना करता है और झपट्टा मार करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। वह जंगल का राजा है, चाहे तो वो अभी इसी तरह से निर्बाध टहले, लेकिन वो कहीं स्थिर बैठा रहता है। वह शांत चित्त का होता है, वह कहीं अपने ध्यान को लगा करके अपने कृत्य को करता है, तभी वो एक अच्छा नृप बनता है। अब आइए हम अपने ऊपर लें, मानव के ऊपर इस तरह के प्रयोग को लें, क्योंकि मैं सामान्यतया अपने उद्बोधन में कहा करता हूं
कि एस्ट्रोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू बायोलॉजी। बहुत सुंदर। यानी मैथमेटिक्स जो एस्ट्रोनॉमी है वो टेरेस्ट्रियल चीजों पर किस तरह लागू होती है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही हैं वो पिंडों से किस तरह से उसके द्वारा नियंत्रित है, वो हमारे मन और हमारे कृत्य दोनों पर सीधे प्रभाव डालती है। जिसका मन चंचल होता है वो बहुत कुछ कार्य नहीं कर पाता, उसमें स्थिरता नहीं आ पाती, वो एक दिशा में नहीं चल पाता है। अगर हम अपने मन को किसी तरह से शांत कर लें, शांत करने की प्रक्रिया बहुत हमारे शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन एक प्रक्रिया जो हमें सबसे अच्छी लगती है, जो जो बहुत ज्यादा सटीक है, वह है किसी गुरु के शरण में चले जाइए। बहुत सुंदर। गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, दीक्षा से मार्गदर्शन ले सकते हैं, गुरु की नकल कर सकते हैं, गुरु से प्रेरणा ले सकते हैं, गुरु की सेवा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस गुरु को हम अपने ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उन्हें बृहस्पति के रूप में ही कहते भी हैं और जानते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो हम चलायमान हैं, इधर उधर विचलित हैं, हम विरले ढंग से कार्य कर रहे हैं, हम कहीं केंद्रित नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे चंद्रमा का अनियंत्रित होना माना जाएगा, चंद्रमा का बलि होना नहीं माना जाएगा। और चंद्रमा पर अच्छे योग नहीं है, अच्छी दृष्टि नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। बहुत बढ़िया। गुरु की कृपा जब चंद्रमा पर बन जाती है तो जो एक योग बनता है, उस योग से आदमी अपने पूरे जीवन को बड़ी अच्छी दिशा में ले जाता है, अपने कर्मों का अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, उच्च शिखर पे जाता है, उच्च पदों पर जाता है, तथा जीवन में मोक्ष भी प्राप्त करता है। अब गजकेसरी योग को अगर हम कुंडली में देखें तो कुंडली में दो तरह के योग बनते हैं बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में। एक तो होता है दृष्टि संबंध, अर्थात चंद्रमा को अगर गुरु चंद्रमा के साथ रह करके देखे, चंद्रमा से 5वें भाव में होकर के देखे, चंद्रमा से 9वें भाव में होकर के देखे, तो वो दृष्टि संबंध कहलाएगा। लेकिन यह दृष्टि पहला वाला जो हमने प्रभाव बताया, अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ हो जाएं तो एक दूसरे की युद्ध तो कर ही रहे हैं, वो एक दूसरे के केंद्र भी माने जाएंगे। अब हम दूसरे दो भाव को छोड़ देते हैं, यानी पंचम और नवम भाव को अगर छोड़ दें तो जो केंद्र के भाव हैं, जो चारों केंद्र होते हैं, उसमें अगर कहीं गुरु बैठ जाए और कहीं चंद्रमा बैठ जाए, चाहे साथ बैठ जाए चाहे अलग अलग केंद्रों में बैठ जाए हमारी जन्म पत्रिका में, तो इसको हम गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग लग्न से भी बन सकता है, चंद्रमा से भी बन सकता है। जब दोनों एक दूसरे के केंद्र में होंगे तो चाहे हम लग्न कुंडली देखें चाहे चंद्र कुंडली देखें, हमें गज केसरी योग दिखाई पड़ जाएगा। गज केसरी योग की जो एक सामान्य अवधारणा ज्योतिषियों के अंदर है, वो ये बतलाती है कि जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है, वह अपनी जो भी उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी अभिरुचि या उसकी जो पकड़ या पहुंच है क्षेत्र में, तकनीकी में, विद्या में, साधना में, वह उसमें एक उच्च स्तर पर जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उच्च स्तर पर क्या बन सकता है, तो चलिए हम देखते हैं। उच्च स्तर का मतलब वो राज्यपाल बन सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य क्षेत्र के मंत्री बन सकता है, जिले में मेयर बन सकता है, गांव का प्रधान भी बन सकता है, ब्लॉक प्रमुख भी बन सकता है। जो मैंने अभी आपसे बताया कि जो उसकी अभी तक की पकड़ है, अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है तो ऊपर वाले पदों में जा सकता है, राजकीय पदों में जा सकता है। यहाँ तक कि अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है, अगर उसकी कुंडली में गज केसरी योग है तो राजनीति में जा सकता है, ग्राम का प्रधान हो सकता है। अगर वो कहीं जैसे कुली आदि का कृत्य कर रहा है तो उनका वो नेतृत्व भी कर सकता है, यानी वो यूनियन का एक पदाधिकारी बन सकता है। ऐसे लोगों के विषय में ये माना जाता है कि वो अपने जीवन में बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, वो अपने सारे कृत्य को बहुत समझ के किए होते हैं, समझदारी के साथ किए होते हैं, अतः उनका अनुसरण करना हमारे लिए भी श्रेयस्कर होगा। क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और मानव जीवन में चंद्रमा का लग्न से बराबर ही संबंध महत्व है। लग्न में हम सामान्य व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है,
मन से बड़ा बली होता है और जो अपने कृत्य पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, उसमें अगर गज केसरी योग बना हुआ होता है तो ये माना जाता है कि उसके जो प्रयास हैं उसके साथ उसके पास दैवी कृपा भी उसको मिल रही है, दैवी नियंत्रण भी मिल रहा है। जैसे गुरु जी की कृपा मिलना, अपने पिता को भी आप गुरु ही हम मानते हैं, माता पिता अच्छे मिल जाते हैं ऐसे व्यक्ति को, अच्छे मित्र उनको मिल जाते हैं, जिस परिवेश में वो रहते हैं वहां उनको अच्छे लोगों से संगति हो जाती है, वो अच्छा सदव्यवहार करते हैं, तो ये गज केसरी के अपने आप में परिणाम है। जी अब प्रश्न बहुत यह उठता है कि 4 केंद्र हैं, अर्थात गज केसरी योग पहले तो 4 केंद्रों में बनेगा। प्रथम केंद्र है लग्न, द्वितीय केंद्र है चतुर्थ, तृतीय है सप्तम और चौथा है दसम। तो आप सभी जानते हैं कि अगर लग्न में गज केसरी बन गया तो उसने हमारी नींव को मजबूत कर दिया, हमारे आधारभूत हमारे जो अपनी सारी चीजें हैं उसको अच्छे ढंग से मजबूत कर दिया। अगर वो चतुर्थ में गया, यह संबंध बना, पहले हम अभी युति की ही बात कर रहे हैं, अगर जी चतुर्थ में युतियां हो गई तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अपनी मातृभूमि, माता पिता, शिक्षा, सब में वो धार्मिक रूप से आगे बढ़ेगा। माता के लिए बड़ा सुखद स्थिति बनेगी, उसकी माता भी बहुत धार्मिक होगी, तथा उसको सुखेश भी कहते हैं चतुर्थेश को, चतुर्थ को। अगर उसमें युति हो गई तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा वाहन मिलता है, अर्थात अच्छा पद मिलेगा जिसमें अच्छे अच्छे वाहन हो, मकान हो, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, सारे सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख भी उसको मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर सप्तम में यह युति होती है, अभी मैं युति पे चल रहा हूँ, जी सप्तम में अगर युति होती है तो सप्तम सभी समझते हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये होता है पत्नी का योग, साथी का योग तथा मित्रों का योग, या व्यापारी है तो व्यापार का योग बहुत वृद्धिशील करेगा, बहुत उन्नत करेगा। अगर दसम भाव में दोनों की युति हो गई तो वहां पर उसका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, दसवें से हम आकाश की ऊंचाइयां छूते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, सम्मान पाते हैं। तो सबसे बढ़िया केंद्र बृहस्पति के लिए दसम और उसके बाद लग्न का महत्व होता है, यद्यपि चतुर्थ भी उससे कम नहीं है और सप्तम का भी एक अपना प्रभाव है। अगर दसम में चंद्रमा और गुरु एक साथ आ गए तो ये कहा गया है खे जीवे गंगा स्नानम, ऐसा व्यक्ति गंगा के आसपास, गंगा क्षेत्र के आसपास, तीर्थ क्षेत्रों के आसपास बहुत ज्यादा निवास करने की प्रवृत्ति रखेगा और धर्म में तो रुचि रखेगा ही रखेगा। दसम में अगर गुरु है तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अध्यापन से जुड़ सकता है, ज्योतिष से जुड़ सकता है, वकालत से जुड़ सकता है, शिक्षक हो सकता है। ये तो रही बात कि दोनों युति कर रहे हैं। अब हम जी आते हैं जी कि जी अगर एक, जी मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा दर्शकों के भी आपसे कि जैसे आपने बताया कि गज केसरी योग, अब क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से गुजरते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा है कि गज केसरी योग तो बहुत ज्यादा पैमाने पे या मात्रा में बनेगा, क्योंकि चंद्रमा मान मिलेगा अगर गुरु से ही ऊपर से ही जाएगा तो 2.25 दिन वो हो गए। और अगर हम चतुर्थ भाव का कनेक्शन देखें, यानी चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में या गुरु से चंद्रमा चौथे भाव में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी एक महीने में बहुत बार बन जाएंगी। तो इन सब कुंडलियों में अब गज केसरी योग तो आ गया अकॉर्डिंग टू शास्त्र, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई विशेष लगन भी हैं जिनमें ये गज केसरी योग ज्यादा बली या फलेगा, या कुछ ऐसे लगन भी हैं जिनमें वो नहीं फलेगा? जैसे उदाहरण के लिए मैंने देखा कि तुला लगन में गज केसरी योग 10th हाउस में था, लेकिन वो फल नहीं दे रहा है क्योंकि वहां शायद बृहस्पति को कारक नहीं मान रहे हैं, जबकि चंद्रमा तो कर्मेश वहीं बैठ गया। तो ये भी मैं जानना चाहूंगा, क्यों अक्सर हमारे पाठक भी ये जानना चाहेंगे कि अब गजकेसरी योग तो बनना बहुत सामान्य सी बात हो गई, क्योंकि गुरु को अगर मैं एक राशि में भी देख रहा हूं तो चंद्रमा उस राशि से महीने में एक बार तो आ ही जाएंगे, प्लस उसके चौथे से भी आएंगे, 7वें से भी आएंगे, 10वें से भी आएंगे। तो ऐसे में क्या समझा जाए, मतलब क्या लगन विशेष की महत्वता बढ़ जाएगी, या राशि विशेष की महत्ता बढ़ जाएगी, या सभी में ही हम गजकेसरी योग मान लेंगे? आपने, आपका जो उत्तर प्रश्न है उसी में आपने ही समझा दिया, लगभग उत्तर उसी से निकल के आ रहा है। अभी मैं बता रहा था कि युतियां जब होती हैं तो बलि होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप ही की बात को कह दूं कि 27 दिन या 28 दिन में एक बार चंद्रमा जहां भी बृहस्पति होगा भचक्र में, बिल्कुल। उसके चारों तरफ एक बार घूम जाएगा और वो 4 बार
4 बार गज केसरी योग बनाएगा। अगर हम 28 में 4 का भाग दे दें तो समझ सकते हैं कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। 25% जातकों की कुंडली में गज केसरी योग बनेगा। तो क्या सभी को यह फल मिलेगा? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गज केसरी योग सबसे पहले उसकी क्षमता के अनुरूप मिलता है उसको, और क्षमता उसको कहां से मिलेगी? जो उसकी कुंडली के वाइब्रेशन है, और उसकी कुंडली के जो वाइब्रेशन है वो उसके ग्रहों के बली होना या योगकारी होना, उच्च होना, नीच होना, वक्री होना, अस्तंगत होना, क्षीण होना, नवांश में बल न दिखाना, या शत्रु राशियों से युक्त हो जाना, कभी कभी कुदृष्टि में पड़ जाना, इन सबको भी हम आकलन करते हैं ज्योतिष के दूसरे मापदंडों से। अष्टक वर्ग भी हम इसमें देखते हैं, उसके जो अन्य जो भाव चलित को देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है कि चंद्रमा और गुरु की युति से या उसके संसर्ग से या उनके केंद्रवर्ती स्थिति से जो गज केसरी योग बन रहा है, उससे पहले तो हमें चंद्रमा का बल देखना पड़ेगा, फिर गुरु का बल देखना पड़ेगा, फिर उनपे दृष्टियां और कुदृष्टियां देखनी पड़ेगी। चंद्रमा सभी जानते हैं, चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो जो गज केसरी योग बनेगा, अगर युक्त बना तो महाबली, यानी गुरु भी उच्च, चंद्रमा भी उच्च, और चंद्रमा अगर उच्च है तो श्री रामचंद्र जी की इसी पत्नी। तरह गुरु का बल, गुरु अगर कर्क में है या गुरु अपने दूसरी राशियों में है, जैसे धनु में है, मीन में है, तो गुरु अपना बली हो गया। मैंने आपसे ये बताया कि 25% जातकों में गज केसरी योग है, लेकिन उसके और ग्रह इसी तरह कितने बली हैं, विशेषकर चंद्रमा और गुरु। बली तो मंगल भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बिल्कुल वो अन्य योग भी बनाते हैं। इसलिए केवल एक बात कह देने से कि कुंडली में गज केसरी योग है, हमें बहुत ज्यादा आह्लादित नहीं होना चाहिए। उसके बलाबल को हर ज्योतिषी बड़े सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करता है और उसके बाद निर्णय लेता है। फिर दशा फल भी आते हैं, बीच में अंतर दशा भी आती है, और दशाएं भी कई तरह की हैं। यानी जिसे ज्योतिष के तमाम सूत्र हैं जिनको हमें भी उसके साथ संपुटित करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं कह पाएंगे कि इसका जो गज केसरी योग है वो फलित हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, किस दशा में होगा, किस दिशा में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ एक सवाल ये भी उठेगा या उठता है, केंद्र की बात हमने कर ली, युति की बात भी हमने कर ली। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति से चौथे भाव में चंद्रमा है, या चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति को मान लीजिए, लेकिन वो केंद्र के और नवम पंचम भाव नहीं है, ठीक। तो ऐसे में जैसे मान लें बृहस्पति तीसरे भाव में है और चंद्रमा छठे भाव में है। अब देखा जाए तो बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा तो है, चौथे भाव में है, तो क्या ऐसे में हम मानेंगे कि ये गज केसरी योग है? देखिए, आपने लग्न कुंडली की बात कही है, तीसरा जी भाव और छठा भाव। आप चंद्र कुंडली बना लीजिए, चलिए जहां चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा लग्न में जब स्थापित करेंगे तो गुरु चतुर्थ में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि इसमें बली कौन सा है, चंद्र कुंडली उसकी बली है या लग्न कुंडली बली है, इसका दूसरे सूत्र है, उससे निर्धारण अगर आप कर लेंगे जी जी तो जी, ये समझ में आएगा ये आपने कि बहुत इसका बढ़िया बारीक बात है। बताई। बिल्कुल, ये आपने और बारीक बात बताई, क्योंकि अगर हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो अगर मान लें कि मिथुन में गुरु है और चंद्रमा आपका कन्या में है, तो अकॉर्डिंग टू लगन ये उससे चतुर्थ तो है, लेकिन अगर मैं इसको कन्या लगन की पत्रिका बना दूं तो उससे दसम हाउस में बृहस्पति चले जाएंगे, तो चंद्र से दसम में और गुरु से चतुर्थ आ गए वो। तो ऐसे में ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है देखने का कि अगर चंद्र बली है या चंद्र लगन से कुंडली बली है तो उसके फल उसको अनुरूप मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बारीक बात आपने बताई। और क्योंकि अधिकतर विद्वान जो है, कतिपय विद्वान कहूंगा मैं, वो एक नजर में देख के बता देते हैं कि केंद्र से चतुर्थ में है या गुरु से चतुर्थ वो है तो गज केसरी योग का फल मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है आपने बहुत बारीकी से समझाई है कि अगर चंद्र कुंडली माने तो इसकी ऑथेंटिटी बढ़ जाएगी, और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्र लगन कितना बली है। बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, अधिकतर हमने ये देखा केंद्र में, जैसा कि आपने भी बताया है कि केंद्र में अगर गुरु चंद्र का संबंध हो जाए या
गुरु से केंद्र में और वो भी केंद्र में यानी कुंडली के केंद्र में और गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो, तो वो ज़्यादा अच्छा या पावरफुल देखने में आया है। और जैसे मैंने अभी उदाहरण भी दिया कि एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्रिका है, उनके लगन में ही गजकेसरी योग किया गया है और हम सब जानते हैं उनके विषय में। तो ऐसे आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ जैसे कि हम बात करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, तो क्या ये सूत्र शत प्रतिशत लागू होते हैं या उसमें कुछ घटत-बढ़त आ जाती है? सामान्य तौर पे हमने एक बात तो देखी है कि गजकेसरी योग जिसका भी होगा, वो आदमी प्रसिद्ध तो होता है, यानी नाम तो उस व्यक्ति का होता है और उसके पास सब जीवन की सुख सुविधाएँ भी होती हैं। तो एक नज़र में अगर हम ऐसा कहें कि भई अगर चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति या बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा है और वो कुंडली में भी केंद्र है, तो ऐसा जातक कहीं न कहीं आगे चल के या दशा आने पे कहूँ या शुरुआत में कहूँ, कुछ ना कुछ अच्छी राइज़ तो लेगा ही लेगा, यानी गजकेसरी के फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, आपने तो बहुत अच्छे ढंग से उसको खुद ही विश्लेषण किया उसका। हम ऐसा कह सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं। वही बात आई ना कि उन सब चीज़ों को हम काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करते हैं दूसरे सूत्रों से, दूसरे तथ्यों से। जी, तो गज केसरी का जहाँ तक आगे मतलब है, तो गज केसरी केवल एक सांकेतिक स्थिति है। सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो भी कदम उठाएगा, वो बड़ा संतुलित उठाएगा। उसके पीछे, उसके आगे भी तरह-तरह की शास्त्रीय अवस्थाएँ होंगी, शास्त्रीय व्यवस्थाएँ होंगी, नियमानुसार चलेगा। बच्चों की तरह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि उसे ये लगेगा कि कहीं वो असफल हो जाए। अब देखिए गज केसरी योग में अच्छे-अच्छे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। प्रेसिडेंट भी कई तरह के हुए। अभी आप देखिए जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इसके पहले ट्रम्प जी थे, आज आज दूसरे बिडेन प्रेसिडेंट हैं। बराक ओबामा भी वहाँ के प्रेसिडेंट हुए थे। चाइना के भी प्रेसिडेंट को आप देख रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए। तो ये सब चीज़ों से ही समझ में आता है। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वो भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो नियमों में इतना ज़्यादा बँधे थे और दूसरी चीज़ है वो परंपरा से ही बँधे थे, दूसरी चीज़ वो कहीं स्वामी भक्ति में भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनका व्यवहार दूसरी तरह का हुआ। ये सारा कुछ जो आपने कहा कि किस भाव में चंद्रमा है, किस भाव में गुरु है, किस स्थिति में चंद्रमा है, किस स्थिति में गुरु है का और कब वो वक्री है, कब वो नीच का हो जा रहा है। चंद्रमा भी नीच का हो सकता है, बिल्कुल, गुरु भी नीच के हो सकते हैं और षडबल में भी उनकी स्थितियां गड़बड़ा सकती है, दिग्बल में भी, भाव बल में भी और दशा की स्थितियों में भी, तथा वेद भी होता है कुंडलियों में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे इस पक्ष आज पे कोई आपका ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये वेद का बहुत बढ़िया आपने बताया कि अधिकतर विद्वान इस पे बात ही नहीं करते हैं और वेद का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि गोचर में भी वेद के इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया गया है, माना गया है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन मेरा एक प्रश्न फिर से उठता है, अधिकतर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सामान्य तौर पे गजकेसरी योग है, तो कहीं न कहीं वो विशिष्टता तो आपको देगा ही देगा, ये तो कन्फर्म हो गई बात। अब यहाँ पर एक जैसा मैंने उदाहरण भी दिया था कि कुछ लग्नों में ये ज़्यादा पावरफुल होगा, अगर हम मान रहे हैं और कुछ लग्नों में ये पावरफुल नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तुला लग्न में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पेशे से वकील हैं और उनकी पत्रिका में 10th हाउस में ही गजकेसरी हो गए, लेकिन उनका तुला लग्न बनता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हमें भी महसूस होता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं या जो उनकी नॉलेज है, वो उस लेवल तक नहीं आए। बशर्ते ये भी एक रीज़न होगा कि दशा भी क्या है, वो भी एक बात आएगी। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ़ ये था कि तुला लगन जैसा कि हम जानते हैं शुक्र का है और उसपे गुरु का उच्च का होकर दशम में आना और चंद्रमा के साथ, कर्मेश के साथ आ जाना। कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष में मर्यादित जीवन देगा और अच्छा जीवन देगा, सरल जीवन देगा और पांडित्य भरपूर देगा, विद्वत्व देगा। लेकिन कलयुग के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो अगर कलयुग का पैमाना जो कि ऑफ़ कोर्स धन है, धन के क्षेत्र से वो कहीं न कहीं लैग करता हुआ नज़र आया। और ऐसा मैंने 2-3 कुंडलियों में और भी देखा कि तुला लगन में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उनकी कुंडलियाँ ही अधिकतर देखी। तो क्या ये भी एक वो है क्योंकि आपने इतनी सारी बातें तो बता ही दी, तो लेकिन मैं बेसिक जो आम जो हमारे पाठक दर्शक हैं उनके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगन विशेष का भी अहमियत रहेगी यहाँ पे? जैसे कि तुला लगन आया एक, अगर हम यहाँ पे कहें तो ये बृहस्पति के लिए अच्छे लगन में गिनती इसकी नहीं होने वाली है। और कर्क की भी बात करूँ अगर चंद्रमा की तो उसमें भी तुला लगन की इतनी वो नहीं दिखाई देती है, हाँ, भले ही केंद्र में आ रहा है। तो क्या ये भी एक प्रभाव हो सकता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति में वो बात क्वालिटी सब है लेकिन उसका समय या कलयुग के प्रभाव के द्वारा वो राइज़ नहीं है जिसका वो हकदार है, ऐसा हो सकता है? देखिए ज्योतिष का
ज्योतिष की फलित का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि हम किसी भी फल के कथन के पहले ये देखते हैं कि उसकी कुंडली में योग क्या है। जैसा कि आपने कहा कि गज केसरी योग आपने पकड़ लिया, अब वो तुला लग्न का है, शत्रु राशि के लग्न का है, या किस स्थिति का है, वो सब हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं पहले में। दूसरा है संयोग। संयोग हमारी दशा अंतरदशा इससे बनता है। और तीसरा होता है भोग। कहते नहीं कि इस समय चंद्रमा का ये भोग चल रहा है, शनि इतना बहुत भोग कर रहा है, जी अर्थात गोचर। ये सब तीनों चीजें अगर तीनों मिला देंगे और अगर तीनों संग केंद्रित हो जाएंगे, तभी तीर जो है अपने निशाने सारे द्वार देखते हुए, यानी हमारे फलकथन की स्थिति जो है उससे सीधे आगे निकल के सटीक फलादेश हो जाएगा और सटीक स्थिति की बात हो जाएगी। थोड़ा सा हम इस पे और बात कर लें कि गज केसरी वालों को किस तरह की, जैसे कलयुग की बात आपने कही, कि जी किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा को जब हम जोड़ के रखते हैं तो दोनों को हम सीधे शंकर जी की पूजा से जोड़ सकते हैं। शंकर जी, चंद्रमा उनके भाल पर है, जलीय तत्व है, जल है, शंकर जी को जल बहुत प्रिय है। बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं। बृहस्पति को हम कभी कभी उनकी पूजा हम दक्षिणा मूर्ति से करते हैं। बृहस्पति की पूजा हम विष्णु से भी करते हैं। बृहस्पति की पूजा देवी यानी पूर्णिमा के दिनों में भी करते हैं। तो पूर्णिमा का जो तिथि और दिन आएगा वो चंद्रमा का सबसे बढ़िया समय होता है। चंद्रमा उस समय पूरी अपने सारे कलाओं में पूरा दिखाई पड़ता हुआ अपना अमृत बिखेरता हुआ मिलेंगे। अगर चंद्र उस दिन, वो भी प्रदोष काल में, पूर्ण चंद्र के समय, जब अंशों के हिसाब से पूरी तरह से चंद्रमा हो, तो उस समय अगर हम शंकर जी का अभिषेक करें, देवी की पूजा करें, नदियों के किनारे जाकर के दीपदान आदि करें, मंत्रों का जप करें, और इस तरह के रुद्राभिषेक का सब और बहुत बड़ा फल मिलेगा। दान करें दूध का, खीर का, दही का, या कन्याओं को खिलाएं, सुहागिनों को चीजों को दें, तो गज केसरी योग अपने आप में भी काफी फलित होगा। भले वो तुला लग्न की कुंडली का हो या किसी और भी अमित्र राशि की कुंडलियों से जुड़ा हुआ हो, या चंद्रमा कमजोर भी हो, तो भी हम इसको कर सकते हैं। दक्षिणा बहुत मूर्ति की जो साधना होती है वो सीधे सीधे कुबेर के स्थल, यानी हमारे जो जो उत्तर का जो क्षेत्र है, ध्रुव के नीचे का स्थल है, भगवान शिव जब कैलाश में बैठ करके दक्षिण की तरफ खास खासकर भारत और परत की दृष्टि देते हैं, तो उनके ऊपर कहा जाता है कि इस समय वो दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में हो गए हैं। और उनकी अगर हम पूजा करते हैं तो गज केसरी योग वालों के लिए वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और उसके कुंडली में अगर गज केसरी कमजोर भी है तो बहुत बलशाली और प्रभावी हो जाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो हम बात कर रहे हैं गजकेसरी योग के बारे में, तो अब एक प्रश्न और आएगा कि जैसे आपने बताया कि दसम में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम जानते हैं दसम भाव तो अब हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ रखा ही गया है और आकाश तत्व से रिलेटेड है, क्योंकि ठीक सूर्य की स्थिति सबसे उच्च अवस्था में वहां पर आ जाती है। अब एक प्रश्न अक्सर उठता है कि व्यक्ति का गजकेसरी योग मान लेते हैं जिस भाव में है, हम दसम की ही बात करें, तो दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, तो क्या इसको हम यूं फलित दे सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में ये व्यक्ति बहुत बढ़िया काम करके देगा या बहुत राइज ले लेगा? और अगर लगन में है तो मैं मानता हूँ हर विषय में कर लेगा, क्योंकि लगन तो वो हमेशा अपने साथ ही लेके चल रहा होगा। लेकिन चतुर्थ में है तो मातृभूमि में कह सकते हैं, या मातृ पक्ष में कह सकते हैं, या अपने देश के लिए कह सकते हैं। सिमिलरली अगर सातवें भाव में गजकेसरी योग बना तो हम मानते हैं कि उसकी पत्नी पक्ष के द्वारा ऐसा, या व्यापार पक्ष के द्वारा उसकी दुनिया में मतलब कीर्ति बढ़ेगी वगैरह। तो क्या इस तरह के फलित भी दिए जा सकते हैं, या यही देखना है कि हमें ये दो स्थितियां कब मैच करेंगी और वो किस भाव से जागृत होगी? अब मैं इसको इस वे में ले जाता हूं, मान लीजिए किसी बच्चे के 10वें घर में है गजकेसरी योग और वो व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा राइज लिया, लेकिन वो जब करियर में आया 25 साल के आसपास और उसने नौकरी करी, उसके बाद लोगों ने उसको जानना शुरू किया क्योंकि उसका काम बहुत बढ़िया था। मान लेते हैं कि वो आईएएस पीसीएस बन गया पढ़ाई लिखाई करके, तो देन उसको ये पता लगा कि भाई गजकेसरी योग ने वो फल दिखाया है कि लोगों की नजर में वो बच्चा आया है। सिमिलरली अगर मैं इसको कहूं, अगर सातवें भाव में होता तो क्या आफ्टर द मैरिज ऐसा होगा? तो क्या ये एक प्रकार के फल दिए जा सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि पैदाइशी ही गजकेसरी योग के फल इसको मिलने चाहिए? देखिए ऐसा है, दशम भाव में अगर गजकेसरी योग बन रहा है, चाहे चंद्रमा की स्थिति के कारण चाहे गुरु की स्थिति के कारण, तो आप तो
महर्षि जैमिनी के की जो पद्धतियां हैं उसके बहुत ज्यादा जानकार हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जो सूत्र हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। जो हमने एक शब्द कहा खे जीवे गंगा स्नान, वो भी से एक जैमिनी सूत्र है। जी उस तरह के जो सूत्र हैं उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर दसम भाव से गज केसरी योग बनता है तो चाहे वो आईएएस बनाइए, चाहे इंजीनियर बनाइए, चाहे पुलिस में भी डालिए या राजनीति में डालिए, सात्विकता उसके अंगों में, रगों में, उसकी मानसिकता में कहीं न कहीं रहेगी। उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो सात्विक बना के चलेगी। जो हमारी अपनी जो विशुद्ध जो संस्कृति है उसका वो अनुपालन जरूर करता रहेगा। लेकिन अगर दसम में गुरु है और नवांश में भी वो कहीं इस तरह का बलशाली हो गया तो चाहे वो सेनाध्यक्ष बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे जो बन जाए। अब अबुल कलाम हमारे जो इसके पहले वाले राष्ट्रपति थे, वो एक शिक्षक जरूर रहेगा, वो ट्रेनर रहेगा, वो बिल्कुल लोगों बहुत। को मार्गदर्शन करता रहेगा, प्रशिक्षण देता रहेगा। हमारे एक मित्र हैं गज केसरी योग के हैं और उनका मंगल बहुत प्रभावी था, वो पुलिस में चले गए। आज वो आईजी हैं और वो बार बार छुट्टियां लेकर के विदेश में अध्ययन करने जाते थे। वो भी हमारे एक साथ जूनियर थे, वैज्ञानिक थे प्रयाग विश्वविद्यालय के। छुट्टियां ले लेके जाते थे तो उनकी पत्नी से मैं कहता था कि इनका पुलिस बनने से क्या फायदा होगा, पुलिस वाले तो दे आर अमेजिंग द वेल्थ। बोले भैया वो तनख्वाह भी अपना लुटा देते हैं, वो मैं अगर दूसरा कार्य न करूं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। हमारे जो परंपरागत खेत है उससे जो पैसा आता है उससे हमारा परिवार चल रहा है। हमारी मेंटेन है कि मैं इस समय बता रही कि मैं आईजी की पत्नी हूँ। तो उनका वो जब बहुत ध्यान से देखा गया तो दसम में उनका जो कर्क का चंद्रमा और गुरु दोनों बैठे हुए हैं। केसरी योग अपने आप में सूक्ष्म भी होता है, महान भी होता है, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति आगे चल के पुनः वो दूसरों को गुरु बन करके शिक्षा दीक्षा देता है। ये है गज केसरी योग की महत्ता। जी। इसी तरह हम हंस योग भी आगे लेंगे जी, जी। अगली चर्चा मैं में मैं करेंगे। इसी को थोड़ा-सा और इंटरप्रेट करना चाहूँगा कि अक्सर जो शास्त्रों में लिखा है डिक्टम जिसे हम कहते हैं कि एज़ इट इज़, तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और क्योंकि आप वैदिक बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं एक प्रश्न और ऐड करूँगा इसमें क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आ जाते हैं माइंड में कि मान लीजिए गुरु चंद्र साथ में है, गज केसरी योग है, लेकिन इसके साथ कोई अन्य ग्रह भी आ गया, मान लेते हैं शनि आ गया। तो क्या तब भी हम गजकेसरी योग कहेंगे? क्योंकि शास्त्रों में उससे आगे नहीं दिया। उन्होंने कहा भई गुरु चंद्र का योग है तो गजकेसरी योग है। लेकिन अगर कोई और दूसरा ग्रह आ गया, चाहे वो मित्र है, शत्रु है, हम उसकी बात ही नहीं करते। तो क्या योग फिर भी काम कर रहा है? फिर भी गजकेसरी योग माना जाएगा? देखिए, एक तो युति में भी हम बल और हम बलाबल देखते हैं। युति की ही बात कर कभी रहे हैं कभी क्योंकि हम गृह हम युद्ध भी देखते हैं। नहीं, कभी कभी ये नहीं, देखते मैं हैं मैं कि मैं जो सिर्फ़ जानना चाह रहा हूँ, युति हमने मान ली कि गुरु चंद्र की युति है और साथ में कोई अन्य ग्रह आ गया। तो क्या हम उस युति को गज केसरी योग में गिनेंगे? क्योंकि जो कतिपय विद्वान हैं, जो आजकल टीवी चैनल्स में आते हैं, यूट्यूब में वगैरह, वो अक्सर ये बोल देते हैं। लेकिन जब मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें क्लियर कुछ बातें लिखी होती हैं कि गुरु और चंद्र का मेल गज केसरी योग है। उसके आगे उन्होंने नहीं दिया। शास्त्र में आगे उसने कह दिया कि उसके आगे ऐड नहीं है कि कोई और जुड़ गया तो भी रहेगा या हट गया तो भी रहेगा। तो मैं ये आपसे अनुभव क्योंकि आपका अनुभव वैदिक में बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत काम किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तब भी हम उसको गजकेसरी योग कंसीडर करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं कि गुरु, चंद्र, शनि इकट्ठे बैठ गए। तो अब अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी कहो या रिसर्च कहो, गुरु, चंद्र साथ तो हैं, ये तो तय है कि भाई गजकेसरी योग लेकिन शनि ने आकर और मान लीजिए कि मकर राशि में ही ये योग बनता है या मान लें कर्क में ही ये योग बनता है, तो क्या तब भी परिणाम यही रहने वाले हैं जो मैं मतलब एज़ ए ये मान के चलिए कि मैं एक नया विद्यार्थी हूँ और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या तब भी मैं इसको गजकेसरी योग मानूँ? क्योंकि यहाँ पर शास्त्र शांत है। वो कहता है अब इसी पे मैंने पिछले दिनों भी एक बात कही थी कि जो रोचक योग माने गए हैं या जो हंस महापुरुष योग वगैरह बताए गए हैं, उनमें भी ये क्लॉज़ नहीं दिया गया है। उनमें सीधा उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में और या स्वगृही या उच्च का हो तो ये योग काम करेगा, कोई भी पंच महापुरुष योग में से। अब मानसागरी में एक जगह लिखा है कि अगर उस योग के साथ चंद्र या सूर्य बन जाए तो वो योग नहीं माना जाएगा। तो अब ये भ्रम वाली स्थिति जो वैदिक ज्योतिष में आ जाती है, अब अगर वो आदमी सफल है तो हम कहते हैं जी गजकेसरी योग ने काम करा और अगर वो मान लीजिए नहीं है तो हम कहेंगे जी उसके साथ शनि बैठा था इसलिए ये योग काम नहीं करा। तो मैं आपसे क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी परिस्थिति में भी गजकेसरी योग है?
मैं ये जानना चाहूंगा। मान लेते हैं कि हम मेष लगन ही ले लेते हैं, चतुर्थ भाव में ये स्थिति ले लेते हैं कि चतुर्थ भाव में गुरु, चंद्र और साथ में शनि है, तो क्या तब भी हम इसको गज केसरी योग कहेंगे? देखिए, गज केसरी योग तो अपने आप में योग बना ही है, उसका तो एक ही परिभाषा है कि चंद्रमा और गुरु साथ में आ गया। अगर जैसे कि आपने कहा कुंभ मकर में है उसमें शनि आ गया, तो शनि वहां एक बलि ग्रह के रूप में आ गया। शनि जैसे ही गुरु के साथ आता है, आप क्षेत्र सिंहासन योग अक्सर आप चर्चा करते हैं अपनी बातों में, क्षेत्र सिंहासन योग बनाता है। शनि और गुरु एक साथ आ गया तो कहा गया है कि पॉलिटिक्स में जरूर ले जाता है वो। जी जी। शनि और गुरु अगर आ गए और संबंध में कोई ज्यादा खटास नहीं है तो योग में भी ले जाता है। दोनों योग देने वाले ग्रह हैं, दोनों जो है मंद ग्रह हैं, एक तो मंद खुद है और बृहस्पति भी उसी तरह स्लो ग्रह है। शश शौरी योग ही बनता है चंद्रमा और शनि का। अब आप ये समझिए कि जो दूसरा योग आपने कहा रुचक, तो दो तरह से बन गया, चंद्रमा के साथ भी बन गया और जो दशम केंद्र है उसके साथ भी बन गया और शनि के बलाबल के साथ बन गया। हर योग में और भी परिस्थितियां भी उसके साथ मिलती हैं। जैसे हम कोई बढ़िया सा हलवा बनाते हैं देसी घी में डालते हैं, उसे आप बादाम डाल देते हैं, अखरोट डाल देते हैं, उसको ग्रेट करके और अच्छा बन जाता है। अगर उसमें कोई कड़वी चीज डालते हैं या थोड़ी ऐसी गलती से कोई चीज पड़ गई तो उसका प्रभाव को कम कर देगी, बिल्कुल। उसके मिठास को कम कर देगी, उसको कृतित्व को कम कर देगी, उसको फलित को भी कम कर देगी। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ज्योतिष का जो जानकार होता है, जो अच्छा फलित होता है, आप जब सारी बुद्धि लगाते हैं उसमें, सारी विधाओं से जोड़ते घटाते हैं, सारे बल देखते हैं, सारे गोचर देखते हैं, ग्रह की भुक्ति देखते हैं, तब जाकर के किसी एक निष्कर्ष को कहते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ है तो ये केवल योग है, ठीक है। अब आपने दो चीजों की और बात करनी है, भोग और संयोग। तो बाकी बातें जो आपने कही वो संयोग हो गई और भोग हो गया। तो जो अपने जो विधाएं हैं ज्योतिष की, वो सारी विधाएं लगा करके, कोई एक ऐसा नहीं है टेलर मेड, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा और गुरु एक साथ मिल गए तो गज केसरी हो गया और वो आदमी राष्ट्रपति हो जाएगा, ऐसा जी, नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तथाकथित जो आजकल के जो नव विद्वान हैं वो एक नजर में प्रिडिक्शन कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा शास्त्र है और बहुत समझे जाने की जरूरत है, गूढ़ता की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर हमने देखा कतिपय बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिनका काफी नाम चर्चा है, कलयुग का प्रभाव भी है, वो स्क्रीन पे टीवी पे आते हैं, बता देते हैं। अब व्यक्ति भ्रम में है कि बताया तो जा रहा है लेकिन फलित तो नहीं दिख रहा हमें। और मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिषी से बड़ा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो इसकी वो कुंडली है, क्योंकि वो अपने बारे में सब कुछ जानता है और वो जानना चाहता है कि आगे क्या है। अब विद्वान कह रहा है कि जी ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा है जी मेरे साथ तो ऐसा है ही नहीं। तो अब ये कहीं ना कहीं विरोध जब आते हैं तो ज्योतिष से विश्वास डगमगाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त विद्या है, गलत तो हो नहीं सकती। और वेदों में जो बातें दी गई हैं तथाकथित शॉर्टकट रूट्स में लोगों ने इसको भ्रम में ले लिया। तो मैं इसलिए थोड़ा आपसे और क्लियर कर रहा था, और मैं अगले उसमें चाहूंगा, क्योंकि अब थोड़ा समय भी हो रहा है, अगली पोस्ट में मैं आपके से चाहूंगा कि गज केसरी योग के हम कुछ उदाहरण आपसे चाहेंगे। उसमें अगर आप हमें 10-15 उदाहरण दे दें विद कुंडली कि भाई ये देखो इसकी कुंडली में इस भाव में था और इस व्यक्ति ने ये काम किया, तो उससे थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा, खासतौर से मुझे भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो समाज में धारणाएं चल रही हैं, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग और किसी भी प्रकार की योग, और उसको एक नजर में देख के बता देना और उसका फलित तो दिख नहीं रहा। अब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जी अन्य भाव में है इसलिए नहीं मिला, केंद्र में है इसलिए मिला। मैं इन सबसे परे की बात करता हूँ कि गज केसरी योग है, हमने माना, तो इसको क्या प्रभाव मिला, ये एग्जाम्पल दिखना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि बहुत बड़े लोगों में, राजनीति के लोगों में मैंने भी देखा होता है और वाकई फलता भी है। अब कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में भी देखेंगे, कुछ पॉजिटिव वे में देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम इस प्रकार के शंका समाधान विद एग्जांपल्स अगर अगली पोस्ट में हम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपसे भी चाहूंगा, और मैं खुद भी कुछ कुंडलियां निकाल लूंगा, कोशिश करूंगा कि उनमें गज केसरी योग को हम इस प्रकार से देखें जैसे आपने आज एक्सप्लेन किया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि योग होना, संयोग होना और भोग होना, ये तीनों जब तक नहीं होंगे, और प्रोवाइडेड डिग्री, अष्टक वर्ग वगैरह वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, तो कोई भी फलित, खासतौर से अगर हम योगों की बात करें तो इतना आसान नहीं होगा और एकदम से फलित भी नहीं होगा। कतिपय दशाएं काम करेंगी और आदमी का खुद के संस्कार भी इसमें काम करेंगे।
हाँ, कुछ तत्व आपके अंदर ऑटोमेटिकली रहेंगे, जैसा कि आपका गज केसरी होगा तो आप मर्यादा में रहेंगे, कुछ गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कुछ कुंडलियाँ हमें मिल जाएँ तो और कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमने जाना कि गज केसरी योग क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। और चलते-चलते मैं आदरणीय ब्रिजेश मिश्रा जी से चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा अपना कोई फ़ोन नंबर देना चाहें या अपने बारे में कुछ और बात कहना चाहें कि अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलना चाहता है या इनसे कोई जानकारी चाहता है, तो किस प्रकार से संपर्क कर सकता है? तो कृपया करके सर बताइए। मैं आपने जो कहा है उसको कहने के पहले मैं एक बार पुनः आपके लोगों के सम्मुख रखूं जी, कि जब कभी भी आप पूरी क्षेत्र में जाते हैं, जगन्नाथ पुरी के आसपास जाते हैं, यानी जो हमारा उत्कल क्षेत्र है, वहाँ के मंदिरों में एक बड़ी स्थिति ऐसी मिलती है जो उत्तर भारत या दक्षिण भारत कहीं नहीं मिलती है। मंदिरों के द्वार पर हाथी बैठा हुआ होता है और उसके ठीक ऊपर शेर जैसे उसके ऊपर एकदम अटैक करके उसके ऊपर चढ़ा रहता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये केवल गज केसरी योग का उदाहरण है। मन को नियंत्रित करने के लिए बृहस्पति की कृपा मिलेगी उस मंदिर में, इस बहुत प्रार्थना में, पूजा में, बहुत तो बहुत उसका संकेत है। हम चाहेंगे कि ये जो चैनल है किशोर जी का, एस्ट्रोलॉजी का, आप सभी सब्सक्राइब करें और किशोर जी के संपर्क में रहें। ये बहुत अच्छे जानकार हैं, फलित के 2-3 विधाओं में बहुत ज़्यादा अग्रणी है। हमारा जो ज्योतिषियों का ग्रुप है उसमें ये बहुत आगे है। जेमिनी सूत्र तो इनके हर उदाहरण में आ जाता है। हम लोग वहाँ थोड़ा रुकते हैं क्योंकि जेमिनी सूत्र बड़े कठिन सूत्र हैं, लेकिन वो सूत्र इतने ज़्यादा सटीक हैं फल कथन में कि अभी पाराशरी और जो हमारी और जो वैदिक पद्धतियां हैं वो भी काफी कुछ चीजों को समाहित जरूर करती हैं, लेकिन उतनी सटीक ढंग से विश्लेषण करने में सफल नहीं हो पाती जितना हमारे डॉक्टर किशोर जी की ये जो पद्धति है, विधा है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर किसी ज्ञान के लिए फिर मिलेंगे, आपका संपर्क होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा संपर्क बनता रहे। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।